सिंदूर। मालवा की भूमि कहे जाने वाले रतलाम में गायत्री देवी अपने 2 बेटों मोहन और शिवम के साथ रहा करती थी। परिवार में पैसे की कहीं भी कोई कमी नहीं थी और इसके पीछे थी सख्त मिजाज गायत्री देवी, जिन्होंने सब कुछ अपने सीधे साधे पतिदेव राजेंद्र बाबू के खराब स्वास्थ्य के बाद भी बखूबी संभाला था। मोहन, तुमने अभी तक बाहर पेड़ों में पानी क्यों नहीं दिया और ना ही तुम सब्जी लेकर आए? माँ, मैं भूल गया, सफाई में इतना व्यस्त हो गया कि याद ही नहीं रहा। अभी मैं जाता हूँ, पहले सब्जी लेकर आता हूँ, क्योंकि आपकी और पापा जी की दवाई का टाइम भी हो रहा है ना। आपको टाइम पर खाना मिलना भी जरूरी है। कहाँ रहता है तुम्हारा ध्यान, पता नहीं। चलो जाओ, जल्दी से लेकर आओ। तभी वहां गायत्री देवी का छोटा बेटा शिवम आता है। माँ, मैं वो दोस्तों के साथ शॉपिंग करने जा रहा हूँ, जरा 20,000 देना। अभी देती हूँ बेटा, जरा रुक जा, पहले ये मोहन को सामान बता दूं। अच्छा भैया, क्या सामान लेने जा रहे हैं बाजार? वही सब सब्जियां, फ्रूट्स, थोड़ा बहुत राशन। अच्छा, तो मेरे लिए ना आधा किलो पनीर और स्प्राउट्स का सामान ले आना। मैंने अब फिर से जिम शुरू कर दिए ना। अच्छा मेरे भाई, फिर से जिम जाने लगा है, ये तो बढ़िया बात है। अभी तेरे दिन है खाने पीने के। ठीक है, मैं लेते आऊंगा। माँ, वो मुझे 500 रुपए दे देना, सारा सामान लाना है ना। 500 रुपए क्यों? कल ही तो 1000 दिए थे ना, वो कहाँ गए? उनका कोई हिसाब नहीं दिया तुमने? वो अच्छा माँ, मैं भूल गया। मोहन अपनी जेब से हिसाब के पर्चे निकाल कर देता है। ये रहे सारे सामान के बिल। ठीक है, इनको चेक करने के बाद मैं तुम्हें आज के सामान के पैसे देती हूँ। अच्छा शिवम, तुम्हें 20,000 चाहिए ना? ये लो, एटीएम निकाल कर मुझे वापस कर देना। हाँ, ये देखकर आपको भी कुछ अटपटा लगा ना? क्योंकि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। लेकिन अभी तक इस घर में कोई नहीं है जिसने इसके लिए आवाज उठाई हो। माँ, वो मैं आज इंदौर जाना चाहता हूँ, जहाँ 56 के मार्केट के पास ना एक कवि सम्मेलन हो रहा है। मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, मेरा बड़ा ही मन है माँ। अरे क्या जरूरत है? सारे दोस्त अगर कुएं में कूदेंगे तो तुम भी कूदोगे क्या? वहां जाने पर खर्चा नहीं होगा। माँ, जाने दो ना, मेरा बड़ा ही मन है। मैं अपने दोस्त के साथ उसकी गाड़ी में जाऊंगा, वहां कोई खर्चा नहीं होगा। ठीक है, तो फिर चले जाओ, पर समय से आ जाना, क्योंकि शाम को खाना कौन बनाएगा फिर? हाँ माँ। मोहन अपने दोस्तों के साथ इंदौर के 56 मार्केट चला जाता है। उसे आने में देर हो जाती है। इधर गायत्री देवी के भाई रंजित भी घर आ जाते हैं। अरे कैसी हो बहन, तुमने याद ही नहीं किया तो मैं चला आया तुम्हारे पास। हाँ, मुझे पता है तुम सबको मेरी याद कब आती है। बताओ क्या काम है? दीदी, पहले तो बड़ी जोर की भूख लग रही है, खाने में क्या बना है? अरे आज वो मोहन जाने कहाँ मर गया, आएगा तभी तो खाना बनेगा। कहाँ चला गया? अरे आज इंदौर गया अपने दोस्तों के साथ, बोला था समय से आ जाएगा। मैं तो कहता हूँ दीदी, इसकी शादी करा दो कोई लड़की देखकर। अभी तो इसकी उम्र भी है, एक से भले तो जाएंगे काम के लिए। बात तो तेरी सही है, लेकिन कहाँ से लाओ लड़की? और कहीं टेढ़ी मेढ़ी आ गई तो अपना सारा खेल खराब हो जाएगा। अरे दीदी, अपने गांव में इतनी सारी लड़कियां हैं, आपने कैसे सोच लिया कि कोई अच्छी लड़की नहीं मिलेगी? मैं तो कहता हूँ अपने गांव के नंदू की लड़की है ना पारो, बिल्कुल ठीक रहेगी मोहन के लिए। तो फिर चलाओ ना बात। वैसे भी नंदू के पास खाने को रोटी नहीं है, उसे क्या हर्ज होगा इस घर में अपनी लड़की देने में। ठीक है, मैं कल ही बात करता हूँ। फिर एक दिन, देख मोहन, तेरे लिए ये लड़की पसंद की है, ठीक है? अगर आपने और मामा जी ने पसंद की है तो बढ़िया ही होगी माँ, लेकिन मैं ना शादी नहीं करना चाहता। अरे एक बार फोटो तो देख ले। अब मेरे से बिना ये घर गृहस्थी नहीं संभाली जाती, घर में एक बहू का होना बहुत जरूरी है। मोहन पारो का फोटो देखता है और एक बार देखते ही उसे पारो भा जाती है। कुछ समय बाद पारो और मोहन की शादी करा दी जाती है। शादी की पहली रात। आप आराम से बैठ जाइए, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कितने अच्छे हैं, मुझे तो लगा था मैं इतने बड़े घर में कैसे रहूंगी, पता नहीं घर के लोग कैसे होंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा आप भी सो जाओ और मैं भी सोता हूँ, नहीं तो माँ बहुत नाराज होगी ना, कल सुबह उठकर बहुत काम करना है। मोहन के मुंह से ये सारी बातें पारो को कुछ अटपटी तो लग रही थी, लेकिन फिर ज्यादा दिमाग न चलाते वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब पारो की आंख खुलती है, सूरज सर पर चढ़ चुका था। मैं तो सोती रह गई, लेकिन मेरे पतिदेव कहाँ गए? हाँ, शायद ऑफिस निकल गए होंगे। चलो मैं भी नहा धोकर नीचे जाती हूँ।
पारो फटाफट से तैयार होकर नीचे जाती है और देखती है कि मोहन सबको चाय और टोस्ट सर्व कर रहा है। अरे ये तो यहाँ है, बड़ी अच्छी आदत इनकी, लाओ मैं इनकी मदद करवा देती हूँ। लाइए ये मुझे दीजिए और आप बैठकर आराम से चाय पीजिए। अरे नहीं नहीं, मुझे आदत है, हर रोज का काम है ना। आप बैठ जाओ, मैं लेकर आता हूँ चाय। अरे वो कर लेगा पारो, तुम यहाँ बैठो और बताओ नाश्ते में क्या खाओगे, तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ? मम्मी जी मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। पारो को अपने पति मोहन को इस तरह काम करते हुए देखकर बड़ा ही अजीब लग रहा था। ऐसे ही करते हुए 2-3 दिन और बीत जाते हैं। फिर एक दिन, अच्छा जी आप एक बात बताइए मुझे, आप ऑफिस नहीं जाते क्या? मोहन बड़े ही जोर से हंसता है। तुमसे किसने कह दिया मैं ऑफिस जाता हूँ? अरे पारो, मैं तो ठीक से पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। तो फिर इस घर का इतना बड़ा बिजनेस कौन संभालता है? वो संभालने के लिए मेरी माँ और मेरा छोटा भाई है ना। अच्छा, लेकिन माँ ने तो शादी के वक्त मेरे मम्मी पापा को कहा था कि आप ही पूरा बिजनेस संभालते हैं। अच्छा, लेकिन ये सच नहीं है पारो। अब तुम मेरी पत्नी हो इसलिए मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, और माँ ने ऐसा क्यों कहा ये तो मैं भी नहीं जानता। मोहन का ये भोलापन पारो को अब परेशान करने लगा था। वो जानना चाहती थी कि आखिर क्या वजह है इस झूठ के पीछे। फिर किसी दिन, सुनो पारो, हम सब एक जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, तुम सबका ध्यान रखना। और हाँ, आज वो ना पापा की नर्स नहीं आएगी, मैंने उनकी सारी दवाई वहीं रख दी है, उनको दे देना। और हाँ, ध्यान से समय पर देना, कोई भी दवाई अदल बदल के मत दे देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है मम्मी जी, लेकिन मोहन जी भी तो घर पर है, अगर मुझे कुछ दिक्कत आई तो मैं इनसे पूछ कर दे दूंगी। भाभी आप भी ना कमाल करती हैं। भैया अगर इतना ही पढ़े लिखे होते हैं तो फिर मम्मी और मुझे इतना परेशान नहीं होना पड़ता। अब आप खुद ही देखो ना, भैया तो पूरा दिन घर पर पड़े रहते हैं, मुझे और मम्मी को ही सारा काम करना पड़ता है। अच्छा भैया, ये मुझे नहीं पता था, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। क्या मोहन जी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है? आज के जमाने में ऐसा कहाँ होता है कि कोई पढ़ा लिखा ना हो। एक तरफ भैया इतने पढ़े लिखे हैं, फिर ये, चलो पहले पापा जी को टाइम से दवाई दे देती हूँ। पारो जो शादी के बाद एक बार छूने के अलावा आज तक कभी भी उस कमरे में नहीं गई थी, आज पहली बार अपने ससुर जी यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी के कमरे में जाती है। पापा जी तो भी सो रहे हैं, लेकिन उनकी दवाई का समय हो गया है। अगर मैंने समय से दवाई नहीं दी तो मां नाराज हो जाएंगी। पारो ससुर जी को जगाती है। उसे अपने कमरे में देख ससुर जी चौंक जाते हैं। वो उठने की कोशिश करते हैं लेकिन उठ नहीं पाते। अरे पापा जी, आप आराम से उठिए, नहीं तो मैं आपको लेटे लेटे ही दवाई दे देती हूँ। बहू, आज बहुत अच्छा लगा तो मेरे कमरे में आई, वरना मैं अकेले अकेले बिस्तर पर पड़े पड़े बोर हो जाता हूँ। तो पापा जी बाहर चलिए ना, आपको अच्छा लगेगा, आइए आप। नहीं बेटा, मैं ऐसे अकेले उठ नहीं सकता, और बाहर जाकर भी क्या करूंगा जब कोई बोलने वाला ही नहीं। रुकिए, मैं मोहन जी को आवाज लगाती हूँ, वो आपको बाहर तक उठा कर ले आएंगे। पारो और मोहन दोनों राजेंद्र जी को व्हील चेयर पर बिठाकर बाहर तक लाते हैं। कुछ ही देर में गायत्री देवी और शिवम आ जाते हैं, जो राजेंद्र जी को बाहर देखकर भड़क जाते हैं। अरे आज इनको बाहर कौन लाया? किसकी हिम्मत हुई इनको बाहर लाने की? भैया मैं लाई इनको। क्यों, क्या हुआ, कुछ गलती कर दी क्या मैंने? लेकिन आप इन्हें बाहर क्यों लेकर आई? ऐसी क्या परेशानी आ रही थी इनको अंदर लेटने में? बहू, मुझे अंदर छोड़ो। हाँ, अंदर ही जाइए और जाकर लेटिए, यहाँ क्या बैठना है। पारो शिवम और गायत्री का ये रूप देखकर बहुत हैरान थी कि आखिर ये माजरा क्या है। पारो ने गायत्री जी के गुस्से के कारण उनसे पूछने की हिम्मत नहीं की। शाम को पारो मोहन से पूछती है, आप मुझे शादी के बाद कहीं घुमाने नहीं ले गए? आजकल तो लोग हनीमून पर देश छोड़िए विदेश जाने लगे हैं। अब तो मेरी सहेलियां भी मुझसे पूछती हैं कि तुम्हारी शादी को महीना भर होने को आया लेकिन तुम कहीं घूमने नहीं गई। मोहन जोर से हंसता है। अरे पारो, तुम भी ना, मैं कहाँ ले जाऊंगा तुमको? आप कहीं भी ले चलो, मैं खुशी खुशी आपके साथ चलूंगी। मैंने कभी कुछ भी नहीं घुमा। शादी से पहले अम्मा पिताजी से कहती थी तो वो कहते थे कि तुम शादी के बाद अपने पति के साथ ही कहीं जाना। अच्छा चलो बताओ, कहाँ घूमने जाना है? मैं माँ से बात करता हूँ। लेकिन माँ से क्यों? आप खुद अपनी मर्जी से कहीं नहीं ले जा सकते क्या? पारो, मैं कभी भी बाहर नहीं गया हूँ, ना मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ कि सारी बातों को समझ सकूं, जैसे कि इंग्लिश में कैसे बात करनी है, कैसे वो वीजा, पासपोर्ट,
ये सब मुझे नहीं आता, क्योंकि मैंने ना बस 5वीं तक पढ़ाई की है। माँ मुझे डर के कारण ही कहीं बाहर भेजती नहीं है। लेकिन आपने पढ़ाई क्यों नहीं की मोहन जी? पारो के मुंह से ये सवाल सुनकर मोहन थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। अच्छा छोड़ो ना ये बातें, मैं कल ही माँ से बात करता हूँ। अगले दिन मोहन सबको नाश्ता बनाकर खिला रहा होता है, तभी गायत्री देवी से पूछता है, माँ मैं पारो के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकता हूँ क्या? उसका बड़ा ही मन है। क्या? पारो इधर देखो जरा, तुम्हें तो शहर आते ही पर लग गए। अब तुम्हें अपने पति के साथ घूमने जाना है? हमने अपने मोहन की शादी इसलिए तुमसे की कि मेरा बेटा सीधा साधा है तो तुम उसका साथ निभा सको। लेकिन तुम तो अलग ही रंग दिखा रही हो। नहीं माँ जी, वो बात नहीं है। तभी दरवाजे पर रंजीत के आने की दस्तक होती है। तो फिर कैसी बात है बहू रानी? आइए ना मामा जी, बैठिए। और दीदी कैसी हो? बड़े दिन हो गए, आपने याद नहीं किया। कब मैं मोहन की शादी में घर आया था तब से आप मुझे भूल ही गई है। अरे मामा जी, हमारी भाभी श्री का कहना है कि वो भैया के साथ अकेले घूमने जाना चाहती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे भाई बहू पारो, अपने पति मोहन से पूछो, वो कभी सब्जी मंडी के आगे वाली गली तक भी अकेले गया है क्या? और तुम्हें ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है पारो रानी, नहीं तो तुम्हें सीधे तुम्हारे पिताजी के घर पहुंचा दिया जाएगा। रंजीत के मुंह से ये बात सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। मोहन को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस मुस्कुराकर रह जाता है। लेकिन पारो को मोहन के मामा रंजीत की ये बात तीर की तरह चुभ जाती है और वो अब ठान लेती है कि वो अपने पति को उचित सम्मान दिलाकर रहेगी। अब वो सबकी नजरें बचाकर कभी कभी राजेंद्र जी के कमरे में भी जाती थी। मोहन जी, आज हमने ये लड्डू बनाए हैं, एक लड्डू पापा जी को भी दे आइए ना, उनका भी मुंह मीठा हो जाएगा। नहीं पारो, अब रहने दो, अगर कहीं किसी ने देख लिया ना तो तांडव हो जाएगा घर में। आप बिना बहुत डरते हैं, रुकिए मैं देकर आती हूँ। पारो धीरे से पैर दबाकर राजेंद्र जी के कमरे में जाकर राजेंद्र जी को लड्डू खिलाकर आती है। वो बड़े ही प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है और पता नहीं क्यों राजेंद्र जी की आंखों में उसी का अपनापन दिखाई देता है। एक दिन, भैया वो फैक्ट्री वाली फाइल कहाँ है जो उस दिन मैंने आपको रखने के लिए दी थी? शिवम, वो तो मैंने उसी दिन तुम्हारी अलमारी में रख दी थी, मुझे मिल नहीं रही है। जरा लाकर फटाफट यहाँ मेरे हाथ पर रखो। आपसे ना एक काम ठीक से नहीं होता, ज्यादा की क्या उम्मीद रखूं आपसे। अरे एक नंबर का निकम्मा है ये, गधे जैसी मोटी चमड़ी हो चुकी है, इसकी कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रुको रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। मोहन फाइल ढूंढ कर लाता है और शिवम के हाथ पर रख देता है। ये सारी बातचीत पारो वहीं सब्जी काटते हुए बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। लो चलो फटाफट यहाँ साइन कर दो और ये फाइल वहीं जाकर रख देना, नहीं तो यहीं कहीं पड़े हुए छोड़ दोगे। मोहन बिना कुछ पढ़े वहां साइन कर देता है और फाइल को उसी अलमारी में जाकर रख देता है। फिर रात में सोते समय पारो अपने मन की बात मोहन से कहती है, आपके छोटे भाई आपको इस तरह बेइज्जत करते हैं, आपको कभी बुरा नहीं लगता क्या? अरे नहीं नहीं, मेरा भाई मेरी जान है, मेरा कितना ख्याल रखता है। देखो ना कितने अच्छे से पूरा बिजनेस संभाल रहा है और मैं आराम से घर पर रहता हूँ। हाँ, लेकिन माँ भी आपको ही हमेशा भला बुरा कहती है, कभी शिवम भैया को कहते नहीं देखा मैंने। वो मेरी माँ है पारो, मुझसे कैसे भी बात करे, तुम्हें हम दोनों के बीच में बोलने का कोई हक नहीं है, समझी? पारो बिना कुछ कहे सो जाती है। अब उसके दिमाग पर एक ही फितुर चढ़ चुका था, आखिर वो कौन सा राज है जो उससे छिपाया जा रहा है। इधर गायत्री देवी पारो को अपनी बातों के जाल में फंसाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन पारो अपने पति को ही सर्वोपरि मानती थी। एक दिन रसोई घर में कुछ काम कर रही थी, तभी मामा रंजीत की आवाज उसके कानों में सुनाई देती है। पारो, जरा हम सबके लिए एक बढ़िया सी चाय बनाकर लाओ। नहीं नहीं भाभी, मैं चाय नहीं पीऊंगा, मेरे लिए प्रोटीन शेक बना देना और सबसे पहले सलाद काट कर दे जाओ। अब ज्यादा कोई काम तो रसोई में बचा है नहीं, तो लगे हाथ चाय के साथ खाने के लिए कुछ पकौड़े भी तल लेना। ठीक है मम्मी जी। इतना कहकर वो रसोई में आ जाती है और अपने काम में लग जाती है। सबसे पहले सलाद काटकर देवर जी को दे आती हूँ, फिर बाद में बाकी की चीजें तैयार करती हूँ। जैसे ही पारो शिवम के लिए सलाद लेकर जाती है, वैसे ही बड़े जोर से चल रही बातचीत रुक जाती है और सब एकदम शांत हो जाते हैं। बड़ी जल्दी बन गया बहू। नहीं मम्मी जी, पहले भैया का सलाद देने आई हूँ, उन्होंने कहा था कि पहले सलाद दे जाना, इसलिए। ठीक है ठीक है,
लेकिन किसी के कमरे में जाने से पहले जरा खटखटाया तो करो। ठीक है मम्मी जी। इतना कहकर पारो बाहर आ जाती है। ऐसी क्या बातें चल रही है जो इन सबके चेहरे के रंग मुझे देखकर उड़ गए? कोई तो बात जरूर है। आज मैं किसी भी हाल में पता करके रहूंगी। और ये मुझे गांव की गंवार समझते हैं ना। अब देखिए ये गंवार क्या करती है। थोड़ी देर में पारो सब रेडी करके कमरे के दरवाजे पर पड़े ही दबे पांव पहुंच जाती है। उस अनपढ़ से तुमने ठीक से साइन करवा लिया कि नहीं? नहीं तो मालूम पड़े पिछली बार की तरह गड़बड़ की। अरे मामा श्री, बिल्कुल इस बार का प्लान फेल नहीं होने दूंगा। साइन मैंने ही करवा लिए। अब बस आगे के प्लान पर अमल होना बाकी है। मतलब अब मेरी सालों की मेहनत का फल मुझे मिलेगा। इस कोठी पर मेरा ही राज होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं सपना देख रही हूँ। बस माँ, एक दिन सुबह आपको पता चलेगा कि फैक्ट्री में आग लगी है और आपको बस आंसू बहाने की एक्टिंग करनी है। इंश्योरेंस के बदले मुझे 5 करोड़ का मुआवजा मिल जाएगा और फैक्ट्री की जमीन तो मेरी हो ही गई। बस परफेक्ट है प्लान एकदम। फिर आपका प्यारा बेटा मोहन और पारो घर के बाहर। ये सब सुनकर पारो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, इतना बड़ा धोखा, वो भी हमारी ही आंखों के सामने। मैं आज ही इनसे बात करती हूँ। रात में पारो मोहन को सारी बात बताती है। मोहन पारो को खींचकर एक थप्पड़ मारता है और बाहर सबके सामने खींच कर ले जाता है। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के लिए ऐसा बोलने की? हाँ, आज मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। ये मेरी सगी माँ नहीं है, लेकिन उसे मुझे अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार दिया है। मेरी माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी। फिर नई माँ के आने के कुछ दिन बाद ही पिताजी बीमार रहने लगे। फिर भी गायत्री माँ ने मुझे संभाला। गायत्री, रंजीत और शिवम मोहन के मुंह से अचानक ये बात सुनकर चौंक जाते हैं। ठीक है, तो भैया को कहिए कि वो फाइल लेकर आए और सबको दिखाएं। किस फाइल की बात कर रही हैं आप? वही फाइल जिस पर आपने उस दिन साइन करवाए थे। शिवम एकदम शांत हो जाता है। कोई बात नहीं, वो आपको मिलेगी भी नहीं, क्योंकि वो मेरे पास है भैया, और वकील साहब भी अभी आते ही होंगे। वकील साहब के आते ही पारो सबके सामने फोन रिकॉर्डिंग चलाती है, जिसे सुनकर राजेंद्र जी भी अंदर कमरे से बहुत तेज आवाज लगाते हैं, जिसे सुनकर पारो उन्हें भी व्हील चेयर पर बिठाकर बाहर ले आती है। बहू, आज तूने जो किया है वो मुझे सालों पहले करना चाहिए था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पाया और फिर बीमार रहने लगा। क्या माँ, आपने मेरे साथ ऐसा किया? मैंने तो आपको अपनी सगी माँ से भी बढ़कर माना था। और भाई तू भी। इतना कहकर मोहन फूट फूट कर रोने लगता है। ये घर, जमीन सब आपके लिए मायने रखते होंगे। मेरे लिए मेरे पति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेरी मांग का सिंदूर सदा सदा के लिए बना रहे, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब आप लोगों पर मैं रत्ती भर भी विश्वास नहीं कर सकती। क्या आप इन्हें कभी जहर भी देते? नहीं बहू, हमें अपनी गलती का एहसास है। आज मैं सबके सामने मोहन से माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। नहीं मम्मी जी, मेरे पति ने जो जीवन भर से अपमान सहा है उसका हर्जाना आप सबको देना ही होगा। अब आप लोग आराम से अपना सामान पैक कीजिए और इस घर से निकल जाइए, इससे पहले कि मैं पुलिस को फोन करूं। बिल्कुल, अब मैं भी आप लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहता हूं। उनको घर से विदा करने के बाद पारो राजेंद्र जी को शहर के बढ़िया डॉक्टर को दिखाती है। तब पता चलता है कि उन्हें सालों से गलत दवाइयां दी जा रही थी, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। बाद में राजेंद्र जी, मोहन और पारो खुशी खुशी अपनी दुनिया में रहते हैं।